नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की वर्चुअल बैठक। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और डीएफओ रहे मौजूद। बैठक में जंगल की आग की रोकथाम पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की हलचल तेज, जल्द होंगे प्रदेश में निकाय चुनाव। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा नहीं बढ़ाया जाएगा प्रशासकों का कार्यकाल। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। उत्तराखंड सरकार भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी। लगभग 14 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। मसूरी में एसडीएम ने सीवरेज पाइपलाइन डालने के कार्य का किया निरीक्षण। पिछले 3 महीने से अधूरा पड़ा सीवरेज पाइप का काम, लोगों को हो रही भारी परेशानी। प्रदेश के 3 जिलों में आज बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। हल्द्वानी के लाल कुआं में भालू की दस्तक। स्लीपर फैक्ट्री में विशालकाय भालू के आने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ा। रुड़की में पार्षद की भतीजी के घर लाखों की चोरी। चोरों ने जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रुड़की में अलीफा खान ने देश का नाम किया रोशन। यूपीएससी परीक्षा में 418वीं रैंक की हासिल। कहा कड़ी मेहनत से मिलती है मंजिल। ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। निर्माणाधीन सड़क में सुधार की मांग। हल्द्वानी में घर में बने कपड़े के गोदाम में लगी आग। आग से गोदाम और घर का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी का 54वां आरआर के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित हुए समारोह में राष्ट्रपति ने दीक्षा प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के साथ कई अवार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में वर्चुअल बैठक ली, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और डीएफओ मौजूद रहे। बैठक में जंगल की आग की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जंगलों में आग से बचने के प्रयासों में किसी भी स्तर पर कोई कमी न हो। रुड़की में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने दावा किया कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। हरीश रावत ने कहा कि पहले चरण के मतदान से बीजेपी बौखलाई हुई है और अभी आने वाले चरणों में बीजेपी की हालत और भी खराब होने वाली है। हमारा कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर है, धरती बता रही है कि इस बार लोगों ने अपने लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने अपने मुद्दों को देख करके वोट किया है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में ही मतदान संपन्न हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशी अब 4 जून यानी मतगणना दिवस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के बाद देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जीत की बात करते हुए कहा कि ये तो जनता का फैसला है और जनता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। आगे गणेश गोदियाल ने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान समाप्त हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद हमारे साथ हैं पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदियाल। सर, सबसे पहले तो आज आपका जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।
सर, जिस प्रकार से पौड़ी गढ़वाल में आपके दूसरे विपक्ष में अनिल बलूनी थे और आपके बीच कांटे की टक्कर रही, वहीं पर कई ऐसी भी मतभेद भी ऐसे जन्म लिए जो भाजपा के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया। आप किस आधार पर इस आरोप को देखते हैं? कौन से आरोप? उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए कौन से आरोप की बात कर रहे हैं? सर, जैसे आपकी प्रशिक्षण को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, और आप बाहर से हैं, इसको लेकर मैंने अपने एफिडेविट में ये बात सार्वजनिक की है कि मैं ग्रेजुएशन तक मैंने शिक्षा प्राप्त की है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उन्हें मेरी शिक्षा पर कोई शक है, मेरे प्रमाण पत्रों पर, शैक्षणिक मेरे ज्ञान पर तो उन्हें शक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मेरी शैक्षणिक योग्यता और मेरे प्रमाण पत्रों पर उन्हें शक है तो उनके पास पुलिस है, उनके पास सरकार है, उनके पास सीबीआई है, क्यों नहीं वो इसकी जांच करते हैं और मुझे कानून के अंतर्गत सजा देते हैं? वो करें ना, जांच करें ना अगर गलत है तो। पर चुनाव के टाइम एक झूठ का पुलिंदा बना देना, झूठ खबर फैला देना, उससे भी पूरा नहीं पड़ेगा, उससे भी वो जीतने की जो चेष्टा रखते हैं उनकी चेष्टा पूरी नहीं होगी। सर, आपने सरकार पर भी आरोप लगाया कि पौड़ी गढ़वाल में शराब की काफी ज्यादा बिक्री हो रही है, खपत हो रही है, शराब पकड़े गए हैं। आपने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा कि क्या ये मैटर था, क्या कुछ उस पर कार्रवाई? मैंने खपत और बिक्री की बात कही नहीं। मैंने शराब पकड़वाई, ये सच है। 9,500 केसेस पेटियां शराब की वहाँ मिली, वो सीज हुई, वो 19 तारीख तक नहीं बटी, ये हमारी जीत है। दूसरी बात की शराब की खपत बढ़ रही है, शराब बेचने का कारोबार सरकार कर रही है, ये मैंने आरोप लगाया, ये सही है। मैंने सुना था कि गांव में, कहीं दूर दराज के गांव में बैंकों की शाखाएं खुलती हैं। अब पहली बार सुन रहा हूं कि बाजार की एक दुकान की गांव में शाखा खुल रही है शराब की। तो शराब की दुकानों की शाखा खुलना इस सरकार में पहली बार हमने सुना। तो निश्चित रूप में सरकार युवाओं को शराब में धकेल रही है, नशे में धकेल रही है। तो हम विपक्ष में हैं और ये विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की गलत नीतियों को हम पर्दाफाश करें। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। सर, अभी चुनाव तो बाकी है जिसमें भाजपा के द्वारा, मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र यदि कांग्रेस आती है तो वो भी पहनने लायक नहीं रहेगी। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन यदि जीत जाती है तो जीतने के बाद वो सारे संसाधन अल्पसंख्यकों को जाएगी। परसवान जी क्या कह रहे हैं? मुझे हंसी आती है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कम से कम इस लायक हो कि हम उस पर कुछ कमेंट करें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मंगलसूत्र पर खतरा हो जाएगा। अरे भाई, मंगलसूत्र पर 65 साल कांग्रेस रही और आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतरों को अच्छा उम्दा मंगलसूत्र दे सकें। क्रय शक्ति बढ़ाई, सोने की कीमत को कंट्रोल रखा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सोने की कीमत 30,000 से सीधा आज 78-76,000 तक चली गई है। तो हमें हंसी आएगी कि 30,000 से सोने की कीमत को 76,000 करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मंगलसूत्र पे खतरा हो गया। तो गजब की बात है, मतलब हंसी आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों को देखा जा रहा होगा तो लोग हंस रहे होंगे। तो इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए और आप अपने चुनाव जीतने को अपना धर्म बना लें, ये उचित बात नहीं। अल्पसंख्यकों को जो इंडी गठबंधन सारे जमीन और सारी संपत्ति में देगी, उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा हो रही है। और ऐसा वो आदमी कह रहा है जो स्वयं 6 भाई बहनों में एक हो, जो 6 भाई बहनों में एक हो, वो आदमी कह रहा है कि दूसरे के ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या बोले, लोग सब देख रहे हैं। सर, अंतिम प्रश्न, क्या लोकसभा में 5 सीट पर कांग्रेस काबिज होगी या क्या आप संभावना जता रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है कि जनता किसको जिताना चाहती है। पर जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, मुझे विश्वास है कि जो वोटर जो शांत दिख रहा था, चुपचाप दिख रहा था, इसके पीछे कुछ बड़ा राज है। और मुझे यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करे। सर, भाजपा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से कंपेयर किया। उनके पास और चुनाव जीतने के लिए क्या है? कांग्रेस ने अगर किसी के हित की बात लिखी है तो उस धर्म के लिए नहीं लिखी है। इस देश में जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की नीयत से लिखा है। अतीत से लेकर अब तक इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने गरीब और दलित और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई। भारतीय जनता पार्टी को इससे पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे दर्द है। तो जब इस बात से उन्हें दर्द है तो उनकी छटपटाहट दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और केंद्र की सरकारें ये बताए कि उन्होंने 10 साल में कितने दबे कुचले लोगों का भला किया, कितने गरीबों का भला किया, कितने महिलाओं को उनकी योजनाओं से फायदा हुआ, कितने युवाओं को उनके योजनाओं से लाभ मिला, नौकरियां लग गई।
रोजगार मिल गया। ये बताए ना, वो फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? तो फजूल की बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो फजूल की बातों पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए फजूल की बातें करते हैं। तो हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी गढ़वाल से गणेश गोदियाल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिजूल की बातें करती है। उनकी 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। और उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का भी खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे हैं, इतने बड़े पद पर हैं, उन्हें ऐसी बयानबाजी सही नहीं लगती। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद बीजेपी की ओर से कई वरिष्ठ नेता अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अब अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के मद्देनजर टीम को भेजा जा रहा है। हमारे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अन्य राज्यों में अन्य चरणों में जो चुनाव होने उसके लिए उत्तराखंड बीजेपी से अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से एक टीम को भेजा जा रहा है। इसमें हिमाचल में जो 4 सीटें लोकसभा की हैं उसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर हमारे उत्तराखंड से कोई वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव प्रबंधन दृष्टि से और चुनाव प्रचार के दृष्टि से भेजे जा रहे हैं। लगभग 100 लोग हिमाचल और अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए हमारे राज्य से आने वाले हैं। देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हिडन एजेंडा बताते हुए तीखा हमला बोला है। नरेश बंसल ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को उजागर किया है तब से कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है और एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा कि अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस हिडन एजेंडे को रखा है। जो घोषणा पत्र है उसका हिडन एजेंडा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने सभाओं में कहा है कि कांग्रेस का जो 60-70 वर्षों से भारत की संपत्ति को लूटने का एजेंडा रहा और उसको लूट कर इन्होंने अपने घर भरे, देश का विभाजन भी किया। अब फिर कांग्रेस उसी प्रक्रिया पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम देश में संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, हमारे समाज में, हमारे देश में, हम यहाँ तक कि जो स्त्री धन है जिसको कानून से भी सुरक्षा है उसका भी इन्होंने कहा सर्वे कराएंगे। उनके पास कितना धन है और ये तय करेंगे कि कितना रखा जा सकता है, ये भी तय कर सकते हैं। मैं काल्पनिक रूप से कह रहा हूं अभी कि अगर आपके पास 4 लाख है तो ये कहेंगे आप 2 लाख रख सकते हैं, 2 लाख रुपए सरकार जब ले लेगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रुड़की पहुंचे। इस दौरान मदन कौशिक ने कांग्रेस की घोषणा पत्र को देश को बांटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनके घोषणा पत्र से विकास हमेशा दूर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र से बहुसंख्यक बहुत नदारद है जबकि अल्पसंख्यक को महत्व दिया गया है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल जब जनता के सामने चुनाव में जाता है और अपना घोषणा पत्र रखता है, उस घोषणा पत्र की अन्य राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए ये एक रूप में रहता अधिकार है। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उन्होंने जितने बिंदु इसमें रखे, इन्होंने बहुसंख्यकवाद को पूरे घोषणा पत्र से नदारद किया, अल्पसंख्यकवाद को कैसे बढ़ा दे सकते हैं इस विषय को रखा। इन्होंने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात की। उस आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में आपने कहा कि हम घर गिनवाएंगे। 60 के दशक में भी कानून बनाया था, इतना पैसा % आप जमा करना पड़ेगा। यानी ये जो घोषणा पत्र है ये बहुसंख्यकवाद को और अल्पसंख्यकवाद इस रूप में डिवाइड करता है।
वहीं विकासनगर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए जुबानी हमला बोला है और राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत और आर्थिक सर्वे कराने की बात कही है, जो बहुत ही विघटन का कार्य है। राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जातिगत सर्वे के अलावा आर्थिक सर्वे भी कराएंगे, जो बहुत विघटनकारी साबित होने वाला है। और भविष्य के लिए भारत में कौन बड़ा उद्योगपति इस प्रकार के माहौल में निवेश करेगा, जहां आपकी संपत्ति को सरकार निहित करने की बात करती है, जहां आपकी अतिरिक्त संपत्ति पर जो है सरकार उन लोगों का हक बता रही है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो घुसपैठिए हों, जिनके जो है अपने यहाँ पर कोई हक नहीं है और बाहर से आकर हमारे लोगों का हक मारने का जो काम कर रहे हों, उन पर जो है राहुल गांधी विश्वास करते हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों में संपत्ति बांटने का जो है राहुल गांधी स्पष्ट रूप से जो है अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव अभी बाकी हैं। शासन ने प्रदेश भर की निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। अब इसको लेकर नैनीताल निवासी राजीव लोचन साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने की चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी। वहीं अब इस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने एक PIL दाखिल की थी स्थानीय निकाय के चुनाव को समय से कराने के लिए। तो मैंने बोर्ड डिसॉल्व होने से पहले ये PIL दाखिल की थी। इसकी जो मुख्य सुनवाई है 9 जनवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को और महाधिवक्ता को पर्सनल तलब किया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था कि वो 2 जून से पहले जो 6 महीने का पीरियड हो रहा है प्रशासक की नियुक्ति का, उससे पहले इलेक्शन करा देंगे। उसी को लेकर ये फाइनल तारीख हुई है। महाधिवक्ता ने अभी भी जो है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि वो इस 6 महीने के अंदर जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं, यानी कि 2 जून से पहले इलेक्शन कराने की तैयारी में है। उसी के मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जनहित याचिका को डिस्पोजल कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है इलेक्शन जो है टाइम से हो जाएंगे। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा के कोंटा पतरानी हरीशताल निर्माणाधीन मोटर मार्ग में हो रही अनियमितताओं के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने हल्द्वानी तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने PMGSY के अधिकारियों को 6 मई तक का समय दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि 6 मई तक अगर निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया गया तो वो DM कार्यालय पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, पूरी भीमताल विधानसभा में मैं ये कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार 100% हो रहा है। लगातार 1 साल से कोंटा हरीशताल पडरानी मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीण जन और जनता लगातार आंदोलन कर रही है। PMGSY के कार्यालय में जा रही है, मानकों की अनदेखी की जा रही, लोकल का मटेरियल मिट्टी बिछाकर उसके ऊपर डामर बिछा दिया जा रहा है। 100% उसमें भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि जिम्मेदार लोगों का, ठेकेदार का ये कहना है कि हमने 50 लाख रुपए आपके नेताजी को दे दिए हैं। अब वो नेताजी कौन है मैं नहीं जान सकता हूँ। ये 36.95 किलोमीटर की रोड है, कोंटा पटरानी हरीशताल मार्ग है। इसमें स्टेज 2 का डामर का काम वर्तमान में चल रहा है और डामर के काम में मैं खुद भी विज़िट करके आई हूँ। तो एज सच कहीं क्वालिटी का इशू मुझे नहीं दिखा वहाँ पर कि कहीं क्वालिटी डामर की ख़राब हो रही हो। लेकिन चूँकि आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीणों का कुछ उसमें कंप्लेन है, तो उसको मैं खुद भी जाके चेक करूंगी। अगर कोई ऐसी क्वालिटी का इशू वहाँ पाया जाता है तो उसको दोबारा से कार्य कराया जाएगा और ठेकेदार से और उस कार्य को ठीक करवाया जाएगा। बुढ़ाना के पूर्व विधायक नवाजिश आलम की भतीजी अलीफा खान ने UPSC परीक्षा में 418वीं रैंक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है। अलीफा खान का रुड़की के कांग्रेस नेता सलीम खान के आवास पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अलीफा खान ने कहा कि उन्हें जो मौका मिला है उससे अपने देश की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा
और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचेगा। बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत मेहनत के बाद अल्लाह के शुक्र से यहाँ पे मैं आज हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, मेरी ये जर्नी 5-6 साल की रही है। मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट भी दिए थे, उसमें नहीं हो पाया था, तो ये तीसरे साल में हुआ। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में मेरा ये हुआ था क्लियर। ये जो सरकार की जो सारी स्कीम्स होती हैं वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना पड़ता है। उसके लिए मैंने मोस्टली सोचा है कि मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगी और अपने देश को और आगे बढ़ाना चाहूंगी। इसमें घंटों का नहीं हिसाब होता, इसमें आपको ये देखना है कि आप कितना क्वालिटी दे रहे हैं। आप जितना क्वालिटी से पढ़ेंगे, जितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, चाहे आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ें, वो भी बहुत हो जाएंगे। मेहनत, जी बिल्कुल, मेहनत सब लोग करते हैं, बट मेहनत के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए कि आप देखिए कि क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी में, कैसा हो रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस की भी जरूरत हो सकती है। भाई, इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया और आपने देखा हो कि इसके अंदर ना कोई पॉलिटिकल मामला था, ना कोई सोशल मामला था। सिर्फ उन्हीं लोगों को, बच्चों को जो पीसीएस, आईएएस या किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को इनवाइट किया गया था। और ये सारी गैदरिंग जो थी उन्हीं बच्चों की थी और उन लोगों को मोटिवेशनल स्पीच के लिए खास तौर से इनवाइट किया गया था। उस बच्ची ने भी उनको मोटिवेट करने के लिए कोशिश। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार कर गया है। वहीं चार धाम यात्रा के लिए टैक्सी, जीप, बस, मिनी बस के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ ली है। 300 से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। 700 से ज्यादा आवेदन कतार में हैं। परिवहन विभाग चार धाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बना रहा है। लाल कुआं में देर रात स्लीपर फैक्ट्री में विशालकाय भालू के पहुंचने से हड़कंप मच गया। भालू स्लीपर फैक्ट्री की बाउंड्री पार कर उसके अंदर घुस गया और स्लीपर के चट्टों में जा छुपा। वहीं लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर वन विभाग के चिकित्सकों की देखरेख में उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। इसके बाद विशालकाय भालू को वन विभाग की फोर्स ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। हालांकि आग की घटनाएं गर्मी के मौसम के दौरान अधिक देखने को मिलती हैं, लेकिन इस साल सर्दियों के दौरान घटनाएं बढ़ गई हैं। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज और नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा रेंज में बेशकीमती वन संपदा जलकर लगातार खाक हो रही है। लगातार बढ़ रही आग के चलते जैव विविधता और वन्य जीवों के जान पर संकट गहरा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों में जंगलों में आग लगना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब वो आग काबू से बाहर हो जाए तो वो वन्य जीवों के लिए और मानव जीव के लिए खतरा बन जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम पहुंचे हैं नैनीताल रेंज के नाइसिला गांव में। जी हाँ, मेरे पीछे आप ये गांव जो देख रहे हैं, ये नैनीताल जिले का नाइसिला गांव है और ये नैनीताल वन प्रभाग है। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें हैं इस जंगल की जो नाइसिला नैनीताल वन प्रभाग के अंदर आता है। और ये जंगल आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार धधक रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पिछले 3-4 दिन से इस जंगल में आग लगी हुई है और वन विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी व्यक्ति इसकी सुध लेने यहाँ नहीं पहुँचा है। और ग्रामीणों का खासकर कहना है कि अभी तो आग जो है वो जंगल में है और धीरे धीरे ये आबादी की तरफ बढ़ रही है। और अगर ये आग आबादी में पहुंचती है तो खेत खलिहानों में जो फसल खड़ी है, जो अभी गेहूं की फसल तैयार हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं इस आग से खतरा पैदा हो गया है। और साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं उनको तो यहाँ खतरा है ही है, और जो जंगलों में गांव के लोग अपनी जानवर चुगाने आते हैं उन जानवरों के लिए भी यहाँ बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब प्रशासन और वन विभाग इसकी सुध लेता है और इस आग को बुझाने की कवायद शुरू करता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।